Freshwater ecosystem. Freshwater ecosystem depends on the terrestrial ecosystem for large quantities of organic and inorganic matter. जो हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है वो डिपेंड होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे किस चीज के लिए, फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर के लिए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे डिपेंड होता है, which are constantly added into them by the communities growing on nearby land. जिसके अंदर वो constantly added करते रहते हैं जो आसपास growing होती है communities उसको. The freshwater ecosystem can be conveniently divided into two main division. हमारा जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. मेन फर्स्ट आता है लैंटिक, जिसे हम लैनिस भी बोलते हैं, या काम, या स्टैंडिंग, या बेसिन सीरीज इकोसिस्टम. एग्जांपल ऑफ दिस डिवीजन, इस डिवीजन का एग्जांपल है जैसे लेक्स, पूल्स, पॉन्ड्स, स्वैम्प्स और मार्शेस. सेकंड आता है लॉटिक, जिससे जो लोटस से बना है, मतलब वॉश्ड या रनिंग या चैनल सीरीज इकोसिस्टम. इसका एग्जांपल्स आ जाते हैं रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग्स. These two freshwater ecosystem have been described in the following section. अब हम इनको डिस्क्राइब करेंगे, इनका मतलब क्या होता है. Lakes are inland depressions containing standing water. जो लेक्स होती है वो inland होती है और वो standing water containing होती है. They vary considerably in area and depth. और वो वेरी करती है, मतलब उनमें डिफरेंस हो जाता है एरिया और डेप्थ को लेकर. Freshwater lakes of this earth hold 125 into 10 की पावर क्यूब m क्यूब ऑफ वाटर. जो यहाँ की लेक्स है, अर्थ की लेक्स है, फ्रेश वाटर को अपने अंदर होल्ड कितना करती है, 125 into 10 क्यूब मीटर क्यूब ऑफ वाटर. एंड हैव इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो. उसमें इनफ्लो भी है, मतलब पानी का आना भी है और पानी का जाना भी है, आउटफ्लो भी है. इन एडिशन दे हैव वेरियस पैटर्न्स ऑफ सर्कुलेशन विद इन देयर बाउंड्रीज. उनके एक एडिशन में उनके अलग अलग पैटर्न्स भी है जिसमें वो सर्कुलेट करते रहते हैं बाउंड्रीज के अंदर. एंड सो देयर वाटर इज नॉट टोटली स्टैटिक, जिसकी वजह से जो वाटर है वो स्टैटिक नहीं है टोटली. However, they do lack the constant liner or turbulent flow characteristics of the river. इसलिए वो लैक कर जाते हैं constant liner में, मतलब कांस्टेंट होने में वो कांस्टेंट नहीं है. अभी हमने ऊपर पढ़ा वो स्टैटिक टोटली नहीं है. और टर्बुलेंट फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर्स, और वो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रेश वाटर लेक्स की वो टर्बुलेंट है. Lakes, impoundments and wetlands. Lentic ecosystem include all those systems which have a static body of water. Lentic ecosystem हमारा वो सिस्टम होता है जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं स्टैटिक बॉडी वाटर की. Lakes, figure 3.4, box number 3.2. Impoundments and wetlands are all lentic ecosystem. जो हमारे lakes हैं, impoundments हैं और जो wetlands है, ये हमारे सारे लैंटिक इकोसिस्टम के अंदर आते हैं. लेट अस सी हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर. अभी हम ये देखते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं. लेक्स. Most lakes occur in regions which have recently been subjected to geographical changes. जो हमारे लेक्स है जो रीजन्स में रहते हैं, which have been recently been subjected to geographical changes, जो अभी रिसेंटली जियोग्राफिकल चेंजेस ने सब्जेक्ट किया है, मतलब उन पे गौर डाला है. से विद इन द पास्ट 20,000 years, जो कि 20,000 years पास्ट से है. However, a few lakes such as Lake Baikal in Russia, जैसे एक कुछ लेक्स है, जैसे जो एक लेक बेखाल है जो रशिया में है, और एक लेक टेंगियानिता जो अफ्रीका में है, आर एंशियंट एंड आर एस्टिमेटेड टू हैव ओरिजिनेटेड 20 मिलियन ईयर्स अगो. जो कि बहुत ज्यादा पुरानी है, एंशियंट है, ओरिजिनेट हुए हुए 20 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं. केस स्टडी Loktak Lake. Loktak Lake figure 3.5 is situated 38 किलोमीटर साउथ ऑफ इम्फाल सिटी. जो हमारी लॉकटेक लेक है वो 38 किलोमीटर साउथ की तरफ है, जहाँ पर इम्फाल सिटी है. द कैपिटल ऑफ मणिपुर स्टेट, जो कि मणिपुर स्टेट की कैपिटल है. द लेक्स कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 286 स्क्वायर किलोमीटर. जो ये लॉकटक लेक है, इसने जो एरिया कवर कर रखा है वो 286 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर कर रखा है. मेन वाटर बॉडी ऑफ द लेक इज सराउंडेड बाय शैलो वाटर. जो
मेन वाटर बॉडी ऑफ द लेक। जो लेक की मेन वाटर बॉडी है उस वो सराउंडेड है शैलो वाटर से विच स्टैग्नेंट्स ओवर अ मार्श स्वैम्पलेट, जो कि स्टैग्नेंट हो जाती है, मतलब जो जो खराब जिसमें से स्मेल आने लग जाती है वो। The characteristic feature of the Loktak Lake is the presence of floating island known as plumdies. इस लोकटक लेक की एक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि यहाँ पर एक फ्लोटिंग आइलैंड पाया जाता है जिसे हम फमदीज के नाम से भी जानते हैं। These are heterogeneous masses of soil vegetation. ये जो हमारा प्लमदीज है ये heterogeneous masses है soil vegetation और organic matter का, which occur in all sizes from a few centimeters to about 2.5 meter, जो कि सारे साइजेस में होता है, जैसे few से सेंटीमीटर से लेके 2.5 मीटर तक। दे ऑक्यूपाई अबाउट 2/3 ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लेक, और इसने 2/3 मतलब 2/3 एरिया कवर कर रखा है लेक का। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स such as water hyacinth and partly decomposed roots and rhizomes contribute greatly to its development. जो हमारे फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे वाटर हाइसिंथ एंड पार्टली डिकम्पोज रूट, वो क्या करते हैं, वो पार्टली डिकम्पोज कर देते हैं अपनी रूट, मतलब छोड़ देते हैं अपनी रूट्स, एंड राइजोसोम्स कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू इट्स डेवलपमेंट, और जो राइजोसोम्स होते हैं वो उसके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। The largest single mass of Pumbies occupies an area of 40 स्क्वायर किलोमीटर। जो लार्जेस्ट सिंगल मास है प्लम्बीज का, उसने ऑक्यूपाई कर रखा है कॉन्स्टिट्यूट्स केब्यू लैंजो नेशनल पार्क, जो केब्यू लैमजाओ नेशनल पार्क है। A number of streams originate from the hill ranges immediately to the west of the lake, and these streams flow directly into Loktek Lake. जो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स हमारी जो ओरिजिनेट होती है हिल से, मतलब पहाड़ों से, इमीडिएटली टू द वेस्ट, जो कि वेस्ट से ऑफ द लेक, एंड दीज स्ट्रीम्स फ्लो डायरेक्टली इनटू लॉकटेक। वो जो स्ट्रीम्स है, वो जो हिल है, जो वो लेक्स है, वो सीधा लोकटेक लेक में जाके आती है, मतलब लॉकटेक लेक में आती है। द इनडायरेक्ट catchment area covers catchment of 5 important rivers, that is Imphal, Iril, Thobal, Sekmai and Khuga, and is spread over an area of 7,157 square kilometer. जो हमारा इनडायरेक्ट कैचमेंट एरिया है, जो कि कैचमेंट 5 इंपॉर्टेंट रिवर से कवर है, वो 5 इंपॉर्टेंट रिवर है, इम्फाल, इरिल, थोबल, सेकमई एंड खुगा, जो कि स्प्रेड हो रखा है ओवर एन एरिया। ये जो पांचों हमारी जो लेक्स हैं ये हमारी कवर हो रखी हैं, इन्होंने इतना एरिया कवर कर रखा है, 7,157 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन्होंने कवर कर रखा है। The lake has been the source of water for generation of hydroelectric power, irrigation and water supply. जो हमारी लेक है वो एक सोर्स ऑफ वाटर होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इरिगेशन होता है और वाटर सप्लाई भी किया जाता है। A large population living around the lake depends upon the lake resources for subsistence. जो लेक के आसपास जो लार्ज पॉपुलेशन रहती है वो लेक पे डिपेंड रहती है, लेक के रिसोर्सेज पे डिपेंड रहती है अपने खाने पीने के लिए या पानी के लिए। द स्टेबल फूड ऑफ मणिपुर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द लोकटक लेक। The lake is rich in biodiversity and was designated as a wetland of international importance under Ramsar Convention in 1990. जो वहाँ का स्टेबल फूड है मणिपुर का, वो डायरेक्टली जो है वो लिंक करता है लॉकटेक लेक से। द लेक इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, और जो हमारी लेक है वो बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा रिच है, मतलब उसमें बायोडाइवर्सिटी भर भर के है, एंड वो designated as a wetland of international importance, और वो उसको wetlands of international भी designate किया गया है importance under रामसार कन्वेंशन in 1990, जो कि 1990 कन्वेंशन में है रामसार। The Kebiu Lamjao National Park in the southern part of the lake is home to the endangered Manipur bro. जो हमारा केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है वो सर्दर्न पार्ट में है लेक के, जो कि एक मणिपुर के जो ब्रो हैं एंड टर्टल डियर हैं, जिनको हम संगाई भी बोलते हैं, उनका घर है, क्योंकि वो एंडेंजर्ड हो चुके हैं, उनकी जो स्पीशीज है वो खत्म हो रही है। The lake has been also the breeding ground of a number of riverine fishes and continues to be a vital fisheries resource. और जो लेक है हमारी वो भी ब्रीडिंग ग्राउंड है बहुत सारी रिवराइन फिशेस का, जो रिवर्स पे रहती है,
या continues to be a vital fishery resource, जो कि vital fishery resources भी है. It supports a significant population of migratory and resident water flow, जो कि support करता है population migratory की और resident water flow की. Impoundments, they may be curve of steam or on steam depending on how these have been created. इनको हम ऑफ स्टेम और ऑन स्टेम भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन हाउ दीज हैव बीन क्रिएटेड, जिस वजह से ये किस तरीके से बनाए गए उस वजह से इन्हें हम ऑफ स्टेम और ऑन स्टेम भी बोल सकते हैं. ऑन स्टेम रिजर्वियर्स, these are located in upland areas and are formed by damping a stretch of river or stem in a suitable river valley. जो हमारा ऑन स्टेम है वो मतलब रहते लोकेटेड है अपलैंड एरियाज में, जो ऊपर की तरफ एरियाज होते हैं, एंड आर फॉर्म बाय डैम्पिंग अ स्ट्रेच ऑफ रिवर, और जो कि बने हैं डैम्पिंग करते हुए रिवर की, डैम्पिंग अ स्ट्रेच ऑफ रिवर, जो रिवर का डैम्पिंग ऑफ स्ट्रेच हमने किया था, और स्ट्रीम इन अ सुटेबल रिवर वैली, और जो स्ट्रीम है सुटेबल रिवर वैली में उसको जब हमने करा तो ऑन स्टेम बने. इन इंडिया ओनली दीज टाइप्स ऑफ इम्पाउंडमेंट्स आर फाउंड. इंडिया में इसी तरीके के या इसी तरह के इम्पाउंडमेंट्स पाए जाते हैं. ऑफ स्टेम रिजर्वियर्स आर बिल्ट इन लो लैंड एरियाज. जो हमारे ऑफ स्टेम है वो लो लैंड एरिया में बने हुए हैं, बिल्ट हुए हुए हैं. एरियाज बाय पंपिंग वाटर सम डिस्टेंस, जो कि बने हुए हैं वाटर को पंप करते हुए किसी डिस्टेंस तक, फ्रॉम अ रिवर से, और फ्रॉम एन अंडरग्राउंड सोर्स, किसी भी अंडरग्राउंड सोर्स से. वेटलैंड्स आर परमानेंटली और पीरियोडिकली वाटर कवर्ड एरियाज. जो हमारे वेटलैंड्स है वो परमानेंटली और पीरियोडिकली कवर रहते हैं वाटर से. दे कांट बी डिफाइंड एज सबमर्ज्ड और सैचुरेटेड लैंड. उनको हम सबमर्ज्ड या सैचुरेटेड लैंड नहीं कह सकते, इधर आर्टिफिशियली क्रिएटेड और नेचुरल, और ना ही कि वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड किए गए हैं कि नेचुरल है. एंड इधर पीरियोडिकली और परमानेंटली कवर्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 6 मीटर. वो हमेशा पीरियोडिकली और परमानेंटली कवर रहते हैं 6 मीटर की डेप्थ तक, मतलब उसमें 6 मीटर तक का पानी रहता है बाय वाटर विच में बी फ्रेश, ब्रैकिश और सेलाइन. जो पानी है वो फ्रेश भी हो सकता है, ब्रैकिश भी हो सकता है और सेलाइन भी हो सकता है. The wetlands may be classified into two categories. हम wetlands को दो categories में classify करते हैं. First आता है inland water wetlands, occur when inland is surrounded by land and contain fresh water, example bogs and swamps. Inland water wetlands को हम क्या बोलते हैं, जो कि surround किए जाते हैं किसी land से और वो contain करके रखते हैं fresh water अपने अंदर, जैसे कि bogs और swamps, उसको हम inland wetlands बोलते हैं. फिर आता है coastal wetlands, occur near the coast and contain saline or brackish water, example mangrove swamps, mangrove forest. फिर सेकंड आता है कोस्टल वेटलैंड्स. कोस्टल वेटलैंड्स कौन से होते हैं, जिनके आसपास कोस्ट होता है और वो कंटेन करते हैं सलाइन और ब्रैकिश वाटर. जैसे भी हमने पढ़ा इनलैंड वेटलैंड्स होते हैं उनमें सिर्फ फ्रेश वाटर होता है, सलाइन और ब्रैकिश नहीं होता. लेकिन कोस्टल वेटलैंड में सलाइन और ब्रैकिश वाटर होता है, इसमें फ्रेश वाटर नहीं होता. एग्जाम्पल मैंग्रोव स्वैम्प्स और मैंग्रोव फॉरेस्ट. Case study, threats to wetlands in Assam. Almost 40% of the wetlands in Assam are under threat. जो हमारे असम के wetlands है वो 40% threat में है. A survey conducted by the Assam Remote Sensing Application Center, ARSAC, Guwahati, and the Space Application Center, Ahmedabad, has revealed that 1,367 out of 35,013 wetlands in Assam are under severe threat due to the invention of aquatic weeds. जो हमारा सर्वे हुआ था असम में, जो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर ने गुवाहाटी ने किया था और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने ये रिवील किया है कि हमारे जो 1,367 है, 3,513 में से जो वेटलैंड में से असम में वो थ्रेट के अंदर है. सीवियर थ्रेट ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ एक्वेटिक वीड्स. क्यों है वो थ्रेट में, क्योंकि एक्वेटिक वीड्स का इन्वेंशन हुआ है एंड सेवरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, और कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी हैं उसकी वजह से वो थ्रेट में है. The wetlands of Assam form the greatest potential source of income. जो असम के wetlands हैं वो सबसे ज्यादा potential source of income को form करते हैं state for the state in the terms of fisheries and tourism. जो state को fishery और tourism की help से
ज्यादा इनकम प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। दो दी वेटलैंड्स ऑफ असम हैव द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 5000 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। जो कि असम के वेटलैंड्स है उनमें कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की कि वो प्रोड्यूस कर सके 5000 टन पर हेक्टेयर पर ईयर फिश। अराउंड 20,000 टन, मतलब इसको 20,000 टन वो फिश को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑफ फिश हैज टू बी इम्पोर्टेड टू मीट लोकल डिमांड। और इतनी जो फिश है वो इंपोर्ट की जाती हैं लोकल डिमांड पर। दिस इज प्राइमरी ड्यू टू पुअर वेटलैंड मैनेजमेंट। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो वेटलैंड का मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा पुअर है, बहुत ज्यादा खराब है। लॉक्टिक इकोसिस्टम रिवर्स। द लॉक्टिक और फ्लोइंग वाटर हैबिटेट्स इंक्लूड रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड ब्रूक्स। जो हमारा लॉक्टिक या फ्लोइंग वाटर हैबिटेट्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं अपने अंदर रिवर्स को, स्ट्रीम्स को और ब्रूक्स को। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ सच हैबिटेट इज द कंटिन्यूअसली फ्लोइंग वाटर। इसके जो आउटस्टैंडिंग फीचर है वो ये है हैबिटेट का कि इसमें जो वाटर है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है, विच मोल्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाटर बेड एंड इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन। जो कि मोल्ड करता है वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को और इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। द मोस्ट टू इम्पोर्टेंट फीचर्स आर, अब जो दो इम्पोर्टेंट फीचर हैं वो ये हैं। रिवर आर ओपन और हिट्रोट्रॉपिक सिस्टम। जो रिवर होता है वो ओपन होती है और हिट्रोट्रॉपिक सिस्टम्स होती हैं। वेराज लेक्स आर क्लोज्ड और सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम। और जो लेक्स होते हैं वो क्लोज होते हैं और वो सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम होते हैं एक्सेप्ट फॉर सम गेन्स और लॉसेस। एक्सेप्ट जो कि वो गेन्स होते हैं या लॉसेस होते हैं फ्रॉम इनफ्लोइंग और आउटफ्लोइंग स्ट्रीम्स। जो उनसे जब वो इनफ्लो या आउटफ्लो करते हैं उससे जो हमारा उनको गेन्स और लॉसेस होते होंगे उसको छोड़कर, वरना वो सेल्फ कंटेन्ड होते हैं। सेकंड आता है न्यूट्रिएंट्स इन अ लेक में बी यूज सेवरल टाइम्स। जो लेक्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम बहुत बहुत दिनों तक यूज करते हैं, सेवरल टाइम्स यूज कर सकते हैं। वेयर एज इन रिवर्स at any point plants and animals must avail of temporarily available nutrients। उसी तरफ जो रिवर होती है उसमें एक पॉइंट पे आके जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को टेम्परेली मान लेते हैं, क्योंकि उसमें रिवर्स में कम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जितने लेक में पाए जाते हैं उससे कम। Biota of rivers. The biota of both the rapidly flowing and the slowly flowing selections of the river are very distinct। जो हमारा बायोटा है बोथ, मतलब रैपिडली फ्लोइंग जो तेज फ्लो करता है और जो स्लो फ्लो करता है सेक्शन रिवर का, वो बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट है। लेट अस स्टडी द बायोटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर। अब हम बायोटा कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर की पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है एनिमल्स। In the exposed rock surface habitats, only those organisms are found which have efficient mechanisms for staying in one place. In the exposed rock surface, जो हमारी exposed rock surface होती है, मतलब जैसे जो टूटे हुए पत्थरों के बीच में जो surface होती है वो बने होते हैं, वहां पर वो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं विच हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म्स, जिनके अंदर एफिशिएंट मैकेनिज्म होता है रहने का एक जगह पर। These include फ्रेश वाटर लिम्पेट। इनमें क्या इंक्लूड होते हैं, कौन से एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, जैसे फ्रेश वाटर लिम्पेट हो गया, लार्वे हो गया, वाटर पैनी हो गया जिन्हें हम राइफल बीचेस भी बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पंजीज हो गया एंड कैडीज फ्लाइज हो गया। The microhabitat formed in the spaces between rock fragment is slightly sheltered। जो हमारा माइक्रो हैबिटेट हमने फॉर्म किया था इन स्पेस में, रॉक के बीच में जो स्पेस होती है उसमें, वो धीरे धीरे शेल्टर्ड होता जा रहा है। Here stonefly and dragonfly, both of which are flattened and have behavioral adaptation to hold them in place। जो ये stonefly है और जो dragonfly है दोनों वो flattened हो चुकी हैं और behavioral adaptation कर रही हैं ताकि वो जो sheltered हो रहा है उसको hold on कर सके place में, जिसे that is clinging by instinct to hard surface। बार बार clinch करने में hard surface पे and orienting themselves along the current, और अपने आप को उनके साथ रखना आर फाउंड, वो पाया जाता है।